नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज दो सेक्शन एक साथ पढ़ाऊंगा। सेक्शन 106 एंड 109 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यही सेक्शन पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में 103 एंड 106 हुआ करती थी। इन सेक्शंस को मैं आप लोगों को पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको रियल स्टोरी सुनाना चाहूंगा। 2 या 3 स्टोरी होंगी, रियल स्टोरी है और स्टोरी इंटरेस्टिंग होंगी और इसी से आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस भी समझ आएगा और कभी भी आप इन सेक्शंस के कॉन्सेप्ट को भूल भी नहीं पाएंगे। देखिए, जब आप सेक्शन 103 पढ़ेंगे, 103 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जब आप पढ़ेंगे तो हेडिंग है कि पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करना है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा। हिंदी में बात करें तो विशिष्ट तथ्य को साबित करना है तो सबूत का भार किसके ऊपर होगा। वहीं सेक्शन 109 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू 106 इंडियन एविडेंस एक्ट कहती है कि ऐसा फैक्ट जो स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ अ पर्सन है, किसी पर्सन की स्पेशल नॉलेज में कोई अगर फैक्ट है, हिंदी में बात करें तो विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार किसके ऊपर होगा। जब आप इन दोनों सेक्शंस को पढ़ेंगे अकेले अकेले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या आप इनके इलस्ट्रेशन पढ़ लेंगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रैक्टिस में आप इनको यूज करना चाहेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज दोनों सेक्शंस कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड्स यूज करती हैं। हालांकि देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, बट एग्जाम्पल में जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए जो मैं आपको रियल स्टोरी आज सुनाने जा रहा हूं, इनको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो जो सीरियस स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है, वो मोटा रजिस्टर एंड पेन लेकर बैठे होंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी वो नोट करते रहेंगे। आप मेरी वीडियोज को लाइक तो शुरू में ही कर दिया करिए दोस्तों, और जो आपको समझ में आया नहीं आया वो वीडियो देखने के बाद कमेंट भी आपको करना है। नए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी डिटेल्ड वीडियो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पर मिलती है। अभी दोस्तों मैं इस स्टोरी को सुनाऊं उससे पहले आपको ध्यान में रखना है बर्डन ऑफ प्रूफ का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो मैंने लास्ट 2-3 वीडियोस में बता दिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार एक लाइन में मैं रिपीट जरूर करना चाहूंगा जो नए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि किसी केस को कंप्लीटली प्रूव करने की ड्यूटी क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ही कोर्ट के पास जाता है अपनी रिक्वेस्ट लेकर कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन को सजा सुना दीजिए क्योंकि इस व्यक्ति ने ये पर्टिकुलर क्राइम किया है। इन सिविल केसेस प्लेंटिफ के ऊपर है, क्योंकि प्लेंटिफ ही कोर्ट में जाता है अपना केस लेकर अपने राइट्स मांगने के लिए। तो ये बेसिक है बर्डन ऑफ प्रूफ का कि कंप्लीट केस प्रूव करने की ड्यूटी एक एक इंग्रेडिएंट, क्रिमिनल केस में ऑफेंस के एक एक इंग्रेडिएंट को प्रूव करने की ड्यूटी प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। प्लेंटिफ के मामले में, सिविल केस के मामले में बात करें तो किसी पर्सन का, प्लेंटिफ का जो राइट है वो जिन जिन फैक्ट्स पर डिपेंड करता है उस हर फैक्ट को प्रूव करने की ड्यूटी प्लेंटिफ की है, सब्जेक्ट टू कि कहीं कोई रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का कॉन्सेप्ट ना हो, कहीं प्रिजम्पशन करके ऐसा ना कह दिया हो कि इस पर्टिकुलर फैक्ट को तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति ही प्रूव करेगा। अगर ऐसा नहीं कहा गया है तो बर्डन ऑफ प्रूफ कंप्लीट केस को प्रूव करने का इन क्रिमिनल केसेस प्रोसिक्यूशन, इन सिविल केसेस प्लेंटिफ पर होगा। ये बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है जब मैं ये स्टोरी आप लोगों को सुना रहा हूँ। और जब स्टोरी आगे बढ़ रही होगी तो आपको माइंड अप्लाई भी करना है कि अब इस केस में होना क्या चाहिए। देखिए, एक एक्यूज है, एक्यूज का नाम है त्रिमुख मारुति किरण, ये एक्यूज का नाम है। और इस एक्यूज ने किया क्या है, बल्कि मैं कहूं कि इस केस में हुआ क्या है, इस बात को मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। इस केस में इस त्रिमुख की वाइफ है रेवता और इसकी डेथ हो गई है। और इसकी डेथ जो हुई वो गांव में ऐसी चर्चा फैली है कि ये सांप के काटने से डेथ हुई है। ऑन अकाउंट ऑफ स्नेक बाइट ये डेथ रेवता की हुई है। अब रेवता की स्टोरी ये है कि रेवता की शादी हुए त्रिमुख के साथ 6 से 7 साल हुए थे। और रेवता ये कहती थी अपने गांव में जाकर, अपने मम्मी पापा के घर पर जाकर, कि ये त्रिमुख और इसके माता पिता, इसके पिताजी का नाम है मारुति, ये तीनों मिलकर इस रेवता को परेशान करते हैं और इससे 25,000 रुपए की डिमांड करते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिमुख कोई एक टेम्पू खरीदना चाहता है और उस टेम्पू खरीदने के लिए रेवता से 25,000 रुपए मांगता है और कहता है कि अपने मदर फादर से तुम 25,000 रुपए लेकर आओ और हमें दो।
अब ये डिमांड पूरी नहीं कर पा रही थी तो इसको प्रताड़ित किया जाता था। ऐसा एलिगेशन है रेवता के पिताजी का, क्योंकि रेवता जब मर गई तो कंप्लेंट किसने करी, इंफॉर्मेशन किसने दी, रेवता के पिताजी ने। अब लास्ट टाइम पर जब रेवता की डेथ हुई उससे 15 दिन पहले कोई त्योहार था पंचमी का, उस त्योहार पर ये रेवता अपने पिताजी के यहाँ पर 15 दिन रहकर आई थी। तो अपनी माताजी से, अपनी पिताजी से इसने सारी बातें शेयर की, अपने पड़ोसियों से भी सारी बातें शेयर की कि इसका हस्बैंड, इसके इन-लॉज 25,000 रुपए के लिए किस तरीके से इसको इल ट्रीटमेंट करते हैं, हरास करते हैं और कभी कभी तो खाना भी नहीं देते हैं। ऐसी कंप्लेंट इसने कई बार अपने माता पिता से करी। तो इसके पिताजी इस लेडी को लेकर इसके ससुराल जाते हैं और इसके हस्बैंड और ससुराल वालों को कहते हैं कि मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ठीक नहीं है, मैं आपको 25,000 रुपए नहीं दे सकता, तो आप इस बात के लिए मेरी बेटी को परेशान मत करिए। तो अपनी बेटी को वहां पर छोड़कर ये आ गए। कुछ दिन बाद ही इस रेवता की ससुराल से एक व्यक्ति जाता है इसके गांव में, इसके मदर फादर को जाके इंफॉर्मेशन देता है कि रेवता की डेथ हो गई है सांप के काटने के कारण। और जो गांव का पाटिल होता है, ये महाराष्ट्र का केस है, जो गांव का पाटिल होता है उस पाटिल ने भी थाना, नांदेड़ थाना पड़ता है, तो वहां पर जाके इंफॉर्मेशन दे दी कि इस तरीके से त्रिमुख की पत्नी रेवता की डेथ हो गई है सांप के काटने से। तो पुलिस ने अपनी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी। जब इंक्वेस्ट और उधर से रेवता के माता पिता, रेवता के भाई और उनकी पत्नी और अड़ोसी पड़ोसी इसके ससुराल में यहां पर आ गए। जब वो पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन से गांव में आया, जब रेवता के पिताजी, माताजी और साथ में बाकी लोग त्रिमुख के घर पर आए, तो उन्होंने देखा कि ये रेवता दीवार के साथ सिटिंग पोजीशन में बैठाई हुई है और मुंह को इस तरीके से इन्होंने कपड़े से बांधा हुआ है और कहा कि इसको सांप ने काट लिया है, इसकी डेथ हो गई। पुलिस ऑफिसर को भी ये त्रिमुख उस स्थान पर लेकर गया जहां पर बताया गया कि इसकी डेथ यहां पर सांप ने काट कर की है, सांप के काटने से यहां पर डेथ हुई है। इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग शुरू हो गई। जब रेवता के माता पिता आए और उनके साथी आए तो उन्होंने वो कपड़ा हटाया, मुंह से कपड़ा हटाकर देखा तो यहां गर्दन पर, यहां चिप पर कुछ एब्रेजन थे, कुछ इंजरी मार्क्स थे। तो पुलिस ऑफिसर ने क्या किया कि इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग में ऑटोप्सी होना जरूरी होता है डेड बॉडी के ऊपर, जिसे हम लोग आम भाषा में पोस्टमार्टम कहते हैं। पोस्टमार्टम से ही पता चलता है कि एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो अब यहां पर डॉक्टर्स को यह भी चेक करना था कि क्योंकि ये कहा जा रहा है कि डेथ सांप के काटने से हुई है, तो ये भी चेक करना था कि रेवता के ब्लड के अंदर कोई पॉइजन है या नहीं। और बाकी पोस्टमार्टम के बाद में जितनी भी बातें, जितनी भी इंजरीज, जितनी भी बातें वो ऑब्जर्व करेंगे डॉक्टर, तो वो तो लिखेंगे। अब जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह पता चला कि इसकी डेथ सांप के काटने से नहीं हुई है, क्योंकि इसके ब्लड के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी पॉइजन अवेलेबल नहीं। देखिए, ये अब सर्कमस्टांसेस, यहां से परिस्थितियां शुरू हो रही हैं, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर मर्डर का केस है तो मर्डर के हर एक इंग्रेडिएंट को विद एविडेंस प्रूव करना प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है। थेफ्ट का केस है तो थेफ्ट के हर एक इंग्रेडिएंट को विद एविडेंस प्रूव करना प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है। अक्यूज की ड्यूटी नहीं है कि वो अपने ऊपर लगे आरोप को डिस्प्रूव करे। ये मैं बेसिक बातें आपको पहले भी बता चुका हूं। तो अब यहां पर पोस्टमार्टम में एक बात तो ये तय हो गई कि रेवता की जो डेथ हुई वो पॉइजन से नहीं हुई है। इट मींस ये वर्जन गांव वालों का या तिरमुख का कि इस रेवता की डेथ सांप के काटने से हुई है, ये तो झूठा प्रूव हो गया। अब दूसरी बात, पोस्टमार्टम में ये भी निकल कर आया कि इस लेडी की जो डेथ हुई है वो एस्फेक्सिया से हुई है। एस्फेक्सिया का मतलब होता है कि स्ट्रेंगुलेशन करके डेथ की गई है, गला दबाकर डेथ की गई है। और साथ में ये भी बताया गया है कि गले को इस तरीके से दबाया गया कि सपोज पैर इसकी गर्दन पर रखा गया हो और हाथों को पकड़कर खींचा गया हो, तो इस तरीके से इसकी डेथ हुई है। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो ये जो इसके रेवता के पिताजी हैं, इनकी इंफॉर्मेशन पर एफआईआर दर्ज होती है धारा 302 आईपीसी। उस समय आईपीसी थी तो 302 आईपीसी में एक केस रजिस्टर हो जाता है। आज की डेट में 103 बीएनएस है। अब जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी बातें, बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे गए। तो स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाट,
स्टेटमेंट रिगार्डिंग कि इस लेडी को रेवता को इल ट्रीटमेंट दिया जाता था हस्बैंड के द्वारा, उसकी सास के द्वारा, उसके ससुर के द्वारा, इसके रिगार्डिंग काफी सारी एविडेंसेस रिकॉर्ड पर आ गई। इसमें ये जो एक्यूज है त्रिमुख, ये टम्पू भी चलाता था, इसकी जो लिवलीहुड थी वो टम्पू से चलती थी, टम्पू खरीदना चाहता था, ये बात भी रिकॉर्ड पर आती है। इस एक्यूज को अरेस्ट भी किया गया और अरेस्ट के बाद कुछ रिकवरीज भी हुई। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही इस केस की कि यहां कोई आई विटनेस नहीं मिला कि इस लेडी को मारते हुए कि इस त्रिमुख ने ही मारा है, ऐसा किसी व्यक्ति ने देखा हो। और कोई दूसरी ऐसी एविडेंसेस भी नहीं आई रिकॉर्ड पर जो त्रिमुख को इस डेड बॉडी के साथ कनेक्ट कर सके कि हां, इसने हाथ पकड़कर खींचे हैं, इसी ने अपना पैर गर्दन पर रखा है और इसी ने इस व्यक्ति को मारा है, किसी और ने नहीं मारा। ऐसी कोई एविडेंस भी रिकॉर्ड पर नहीं आई, जो कि प्राइमरी ड्यूटी है, बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि वो यही प्रूव करे कि इस लेडी की जो डेथ हुई है वो त्रिमुख के एक्ट से हुई है। किसके एक्ट से हुई है? त्रिमुख के एक्ट से हुई है, एक्यूज के एक्ट से हुई है। लेकिन ऐसी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होने के बावजूद तो जो लोअर कोर्ट था, जहां पर एडिशनल सेशन कोर्ट में जब ट्रायल चल रहा था इसका, तो दो चार्जेस लगे थे इस त्रिमुख के ऊपर। 302 और 498 ए आईपीसी क्रूएल्टी, ये चार्जेस लगे थे। और जो इसके मदर एंड फादर थे त्रिमुख के, उनके ऊपर केवल और केवल क्रूएल्टी के चार्जेस लगे थे। अब जो ट्रायल कोर्ट थी, उस कोर्ट ने 302 के चार्जेस से तो त्रिमुख को कर दिया बरी, एक्विटल कर दिया। और जो 498 ए के चार्जेस थे, उनमें 2-2 साल की सजा तीनों लोगों को सुना दी। अब यहां पर ये जो त्रिमुख है और इसके माता पिता, ये तीनों हाई कोर्ट जाते हैं अपनी कन्विक्शन के अगेंस्ट। और दूसरा जो स्टेट है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये जाता है 302 के एक्विटल के अगेंस्ट कि जी नहीं, इसको 302 में सजा दी जानी चाहिए। तो हाई कोर्ट क्या करता है कि हाई कोर्ट इसके मदर फादर को 498 ए के चार्जेस से एक्विटल कर देता है, बरी कर देता है। और इसको त्रिमुख को बरी नहीं करता है 498 ए के चार्जेस से। ये तो डिसाइड किया त्रिमुख एंड उसके मदर फादर की अपील पर। अब स्टेट की अपील पर क्या किया हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कि यहां 302 में उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुना दी। इसकी अपील को डिसमिस किया और स्टेट की अपील को अलाउ किया और 302 में लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा इस त्रिमुख को सुना दी। तो त्रिमुख इस ऑर्डर के अगेंस्ट जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, हाई कोर्ट ने जो डिसाइड किया था इस अपील को, उसको कंटिन्यू किया, इसकी अपील को डिसमिस कर दिया। ऐसा क्यों किया? जबकि इसमें कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं थी कि त्रिमुख ने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है, जबकि यही ड्यूटी है प्रोसिक्यूशन की कि बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट ये प्रूव करे कि केवल और केवल त्रिमुख ही एक वो व्यक्ति है जिसने अपनी वाइफ का मर्डर किया है। एक स्टोरी तो ये हो। दूसरी स्टोरी, एक और केस था, रियल स्टोरी है कि इसी तरीके से एलिगेशन तो ये था कि वाइफ से वो कुछ क्रूएल्टी करता था हस्बैंड। और एक दिन एक अपने घर में सोया हुआ था, झोंपड़ी है एक, इसमें सोया हुआ है अपनी वाइफ एंड डॉटर के साथ। और इस झोंपड़ी में आग लग जाती है और आग लगने के बाद ये व्यक्ति अपनी जो झोंपड़ी है उसके ऊपर से उसको कहीं से तोड़ फोड़ कर उसमें से बाहर निकल कर आता है, लेकिन अपनी वाइफ और बेटी को नहीं बचा पाता, वो इस झोंपड़ी के अंदर जलकर मर जाती है। ये एक केस है। अब इस केस में भी जब पोस्टमार्टम हुआ तो इस केस में भी ये निकल कर आया कि यहां जो वाइफ की डेथ हुई है वो एस्फेक्सिया से हुई है, स्ट्रेंगुलेशन से हुई, गला दबाकर डेथ की गई है। जो बर्न इंजरी है इनके कारण डेथ नहीं हुई। अब ऐसी सिचुएशन में यहां पर भी एक केस रजिस्टर हो जाता है। और एक तीसरा एग्जांपल कि एक हस्बैंड और वाइफ अपने रूम में सोए हुए हैं। अब जब सुबह होती है तो वाइफ जली हुई पाई जाती है। इस रूम में केवल दो लोग हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। अब वाइफ तो जली हुई पाई गई तो हस्बैंड ने कहा कि इसने केरोसिन से सुसाइड कर लिया है, अपने ऊपर केरोसिन डाला, आग लगा ली और इसने सुसाइड कर लिया। मुझे तो जब ये जल रही थी तो मुझे बाद में पता चला। लेकिन अगेन
इस केस में भी जब पोस्टमार्टम हुआ तो वहां पर भी यही डिसाइड हुआ कि यहां जो डेथ हुई है इस वाइफ की वो बर्निंग इंजरीज से नहीं हुई है, वो अगेन गला दबाकर इसको मारा गया। लेकिन इन तीनों एग्जाम्पल्स में, जो मैंने त्रिमुख वाला एग्जाम्पल सुनाया, ये झोपड़ी वाला एग्जाम्पल, एक रूम के अंदर वाइफ जल के मर गई ये वाला एग्जाम्पल, इनमें एक बात तीनों में कॉमन है, और वो ये है कि जब वाइफ की डेथ हुई तो वहां कोई आई विटनेस नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं है। तो डायरेक्टली ये नहीं बताया जा सकता कि हस्बैंड ने ही इन तीनों केसेस में डेथ अपनी वाइफ की करी। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इन तीनों ही केसेस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, तीनों ही केस माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गए और तीनों ही केसेस में यह कहा कि यहां पर डेथ ये हम मानेंगे कि हस्बैंड ने ही की है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या देखा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने? ऐसी क्या रीजनिंग लगाई? कौन कौन से लॉ अप्लाई किए? कौन से प्रोविजंस को पढ़ने के बाद ऐसा डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया? मैं उनको आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि सेक्शन 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू 103 इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 109 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू 106 इंडियन एविडेंस एक्ट, इन दोनों को समझना जरूरी है। और आज के बाद मैं आपसे वादे के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों सेक्शंस में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं कि सेक्शन 106 एंड 109 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहती क्या है। देखिए ये है सेक्शन 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसका हेडिंग है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। कोई विशेष तथ्य है, उस तथ्य को प्रूव करना है, तो ऐसे तथ्य को प्रूव करने का भार, साबित करने का भार किसके ऊपर होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? एक्चुअल में ये है ऑनस ऑफ प्रूफ। देखिए ऑनस वर्ड पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी यूज नहीं हुआ है, लेकिन ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है। हमारा जो इंग्लिश का लॉ जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं वहां से चलकर ये वर्ड आया है। तो जब जब किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करने की बात आती है तो वो केवल और केवल ऑनस से कनेक्टेड होता है, और जब पूरे के पूरे केस को प्रूव करने की बात आती है तो वही बर्डन ऑफ प्रूफ कहलाता है। तो यहां पर जो प्रूव करना है वो कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट है। लेकिन ध्यान देना, वहीं जब आप 109 पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा गया है कि फैक्ट एक ऐसा है विच इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ अ पर्सन। एक पर्टिकुलर पर्सन की विशेष नॉलेज में है, तो ऐसे फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर होगा? विशेष फैक्ट और विशेष नॉलेज में दोनों में अंतर है। फैक्ट विशेष है और यहां 109 में किसी व्यक्ति की स्पेशल नॉलेज है कि केवल, स्पेशल का मतलब समझ रहे हैं आप? स्पेशल का मतलब एक्सक्लूसिव नॉलेज। एक्सक्लूसिव का मतलब जो किसी और के पास हो ही ना। जब आप कभी कोई बड़ा इंसिडेंट देखते हैं, अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध चला तो आपने न्यूज देखी होंगी, तो चैनल क्या दिखाता है? एक्सक्लूसिव ऑन आज तक, एक्सक्लूसिव ऑन इंडिया टीवी, सो एंड सो एंड सो एंड सो चलता है। एक्सक्लूसिव का मतलब स्पेशली विद इन द नॉलेज का मतलब कि किसी और के पास ऐसी नॉलेज है ही नहीं। लेकिन ध्यान देना कि ये प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसी नॉलेज किसी और के पास हो ही नहीं सकती। मैं आपको जो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं उनके अंदर डिस्कस करके बताऊंगा, बट देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 106 क्या कहती है। 104 एंड 105 हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो सेक्शन 106 कहती है द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट। देखिए ये जानना जरूरी है कि सेक्शन 106 में, 105 में, 104 में या जो भी हो आप और दूसरी सेक्शंस आप पढ़ेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ की, तो वहां पर किस बात को प्रूव करने की बात हो रही है। तो 106 में बात हो रही है प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट, विशेष तथ्य। विशेष तथ्य कैसा है? पहली बात तो ये देखिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन हुम। किसके ऊपर लाई करता है, किस पर है ये सबूत का भार? दैट द पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इट, कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस unless it is proved by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि एक ये विशेष तथ्य है, इसके एग्जिस्टेंस, इसके अस्तित्व पर आप विश्वास कर लीजिए,
विश्वास करने के लिए क्यों कह रहा है कोई व्यक्ति? क्योंकि आपने जब प्रूव्ड की डेफिनेशन पढ़ी होगी, आप कहेंगे कि भाई पता नहीं ये व्यक्ति बार-बार प्रूव्ड की डेफिनेशन पर क्यों भागता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जिस व्यक्ति ने प्रूव्ड साबित किया, साबित हुआ, साबित नहीं हुआ, इनको नहीं समझा, तो आप मान लीजिए कि आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम कभी भी समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मेरे हर व्यूअर को प्रूव्ड तो रटा हुआ होना चाहिए। तो मैं वहीं लौट कर आता हूं कि यहां इस सेक्शन में कोई भी व्यक्ति चाहता क्या है। कोर्ट से ये कहता है, ऐसी इच्छा रखता है, हु विशेष, और किसको कहता है? कोर्ट को कहता है कि आप बिलीव कर लीजिए। और बिलीव किस बात का? कि ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है ये एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व है। जब आपने प्रूव्ड की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो वहां पर भी यही लिखा है कि आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट, इट मींस कोर्ट, आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर कोर्ट, कोर्ट बिलीव्स एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट। अगर कोर्ट ने विश्वास कर लिया कि इस तथ्य का अस्तित्व है तो कहा जाएगा कि वो तथ्य, वो फैक्ट प्रूव हो गया है। अब यहां पर क्या करना चाहता है व्यक्ति? प्रूव ही करना चाहता है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब एविडेंस लाकर वो प्रूव करना चाहता है किसी फैक्ट की एग्जिस्टेंस, या फिर डिस्प्रूव करना चाहता है कि ये फैक्ट तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो यहां पर अल्टीमेटली वो कह क्या रहा है? कोर्ट को विश्वास करने के लिए कह रहा है कि आप विश्वास कर लीजिए कि इस विशेष तथ्य का अस्तित्व है। इट मींस वो कह रहा है कि ये पर्टिकुलर फैक्ट प्रूव हो गया है, आप ऐसा मान लीजिए। और दूसरा यह है एक तरीका कि डायरेक्ट कोर्ट ने विश्वास कर लिया अपना माइंड अप्लाई कर एविडेंस पर। अगर सीधे सीधे विश्वास नहीं कर पा रहा है तो जैसा कि मैंने अभी एक एग्जांपल में आपको बताया कि कोर्ट के पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं है डायरेक्ट जो ये विश्वास कर ले कि त्रिमुख ने ही अपनी वाइफ का गला दबाया है। त्रिमुख ये कह सकता है कि मुझे तो पता ही नहीं कि ये सांप ने काटी है या इसका किसी ने गला दबाया है, लेकिन मुझे तो बताया गया, सारे गांव ने बताया कि सांप मैंने देखा था यहां से जाते हुए, वो काट गया है। अगर ऐसा कुछ कहता है तो उस कहता है कि मैंने उसके आधार पर बोला कि सांप के काटने से इसकी डेथ हुई है। और कहीं किसी दूसरे व्यक्ति ने अगर इसका गला दबा दिया है तो वो मुझे पता नहीं वो क्यों दबाया। तो फिर कोर्ट के पास ऐसा क्या एविडेंस है कि कोर्ट ये विश्वास कर ले कि केवल और केवल त्रिमुख ने ही अपनी वाइफ का गला दबाया। तो दूसरा तरीका है कोर्ट के पास ये चेक करने का कि कोई फैक्ट प्रूव हुआ या नहीं हुआ, कि उन परिस्थितियों में जो सरकमस्टांसेस कोर्ट के सामने रखे गए हैं, उन परिस्थितियों में एक प्रूडेंट पर्सन क्या मानता है कि इस फैक्ट का एग्जिस्टेंस है या नहीं। इन परिस्थितियों में मैं दूसरे झोपड़ी वाला एग्जांपल लेता हूं। परिस्थिति यह है कि झोपड़ी के अंदर केवल 3 लोग थे। नंबर 1 सरकमस्टांसेस, दूसरा सरकमस्टांसेस की झोपड़ी के अंदर आग लगी है, जिसे वो हस्बैंड ये कहता है कि ये एक्सीडेंटल फायर है, इसके कारण अचानक से झोपड़ी में आग लग गई, तो मैं तो वहां से एस्केप कर पाया, बट मेरी वाइफ और पत्नी इसके अंदर, मेरी वाइफ और बेटी इसके अंदर मर गए। तो दूसरा सरकमस्टांसेस की घर में आग, झोपड़ी में आग लगी है। तीसरा सरकमस्टांसेस, झोपड़ी में से वो हस्बैंड बाहर निकलकर आ गया है। अगला सरकमस्टांस कि जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम 2 बात कहती है, एक बात को रूल आउट करती है और दूसरी बात को अफर्म करती है। रूल आउट करती है कि इस वाइफ की डेथ बर्न इंजरी से नहीं हुई है। जब ये लेडी जली उससे पहले ही इसकी डेथ हो चुकी थी। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर ऐसा कैसे बता देता है? जब कभी देखेंगे, कभी मेडिकल जो स्टूडेंट्स की बात आएगी तो उस पर बात करेंगे, बट एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं आपको कि देखिए, जब आप ना बिल्कुल एक नेचुरल सेंस में सोचिए तो आपको जवाब मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति जिंदा है और घर में आग लगी हुई है तो अभी इट मींस वो सांस ले रहा है। व्यक्ति जिंदा है तो सांस ले रहा है, और घर में आग लगी है तो धुआं होगा। धुआं में जब व्यक्ति सांस लेगा तो सांस के साथ कार्बन उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, तो श्वास नलियों में कार्बन जमा हो जाएगा, और इसके बाद अब व्यक्ति मरा है। तो जब पोस्टमार्टम होगा तो उसकी बॉडी के अंदर श्वास नलियों में कार्बन मिलना चाहिए, काला काला मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सोचिए कि अगर व्यक्ति पहले ही मार दिया गया
और उसके बाद झोपड़ी में आग लगाई गई है। इट मीन्स अब जब झोपड़ी में धुआं हो रहा है उस समय वो मरा हुआ व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है। इट मीन्स वो धुआं इस व्यक्ति की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। और जब पोस्टमार्टम होगा तो श्वास नली कैसी मिलेंगी? कार्बन नहीं होगा, उसमें साफ मिलेगी। तो डॉक्टर इनके आधार पर कह सकता है कि जब आग लगी थी तब ये व्यक्ति ऑलरेडी मरा हुआ था। पहली बात तो बर्न इंजरी से नहीं मिला, ये बात उसने रूल आउट कर दी। और दूसरा सर्कमस्टांसेस कि इसकी गला दबाकर डेथ की गई है। इन सभी सर्कमस्टांसेस को ध्यान में दीजिए और किसी प्रूडेंट पर्सन से पूछिए कि अब ये किसने मारा होगा। उस झोपड़ी में कौन कौन थे? केवल 3 लोग, जिनमें से 2 मर गए हैं, 1 बच गया है। और ये व्यक्ति कह रहा है कि जब झोपड़ी में आग लगी, जब मैं वहां से निकलकर भागा तो वाइफ तो जिंदा बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में रिपोर्ट में आया वाइफ तो जिंदा नहीं है। तो प्रूडेंट पर्सन क्या कहेगा कि इस वाइफ की डेथ किसने करी? एक प्रूडेंट पर्सन यही इन्फ्रेंस ड्रॉ करेगा कि इस वाइफ की हस्बैंड और वाइफ की डेथ हस्बैंड ने करी। तो दूसरा तरीका है कोर्ट के पास ये विश्वास करने का कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है नहीं करता, कि उन सभी सर्कमस्टांसेस में एक प्रूडेंट पर्सन को बैठाकर सोचिए कि अब प्रूडेंट पर्सन इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस को मानता है या नहीं मानता है। उन परिस्थितियों में अगर वो प्रूडेंट पर्सन, एक प्रज्ञावान व्यक्ति, अगर मानता है कि इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है, इस तथ्य का अस्तित्व है, तो कोर्ट मान लेगा कि हाँ, इस तथ्य को प्रूव कर दिया गया है, इस तथ्य की एग्जिस्टेंस है। तो यहां पर भी 2 तरीकों में से कहता है कोर्ट को कि भाई साहब, कोर्ट साहब, आप जो भी तरीका अपनाइए, बट मेरी इच्छा ये है कि आप इस पर्टिकुलर फैक्ट की एग्जिस्टेंस को बिलीव कर लीजिए। मींस आप मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर फैक्ट प्रूव्ड हो। ऐसी अगर कोई रिक्वेस्ट करता है व्यक्ति, तो सेक्शन 106 कहती है कि ऐसे पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन, एविडेंस लाने का बर्डन, सर्कमस्टांस क्रिएट करने का बर्डन उसी पर्सन के ऊपर होगा जो पर्सन ऐसी इच्छा जता रहा है। लाइज ऑन दैट पर्सन, जो व्यक्ति ऐसी इच्छा जता रहा है। लेकिन यहां अनलेस, ये जो वर्ड्स लिखे हैं ये इसलिए लिखे हैं कि कभी कभी लीगल प्रिजम्पशंस, किसी फैक्ट को लीगली प्रिज्यूम करने के लिए कोर्ट को बाउंड कर दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर फैक्ट को तो पर्टिकुलर पर्सन ही प्रूव करेगा। जैसे कि रेप केसेस के मामले में ले लीजिए, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में 120 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले 114A हुआ करती थी, इसमें है कि लॉ ये कहता है कि रेप केसेस में, सर्टेन रेप केसेस में प्रोसिक्यूटर्स की कंसेंट नहीं थी रिलेशन बनाने की। इस कंसेंट की एब्सेंट को कोर्ट प्रिज्यूम करेगा। ये 2 सेक्शन कहती है एब्सेंट को प्रिज्यूम करेगा। अब कंसेंट थी, ये एक पर्टिकुलर फैक्ट है। अब इस कंसेंट को प्रूव करने की ड्यूटी अब इस लॉ के कारण लौटकर किस पर आ गई? अक्यूज पर आ गई। जबकि इस फैक्ट को प्रूव करने की नॉर्मल ड्यूटी, बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 104 के अकॉर्डिंग प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। बट लॉ ने लिख दिया, तो इसीलिए लिखा है कि अनलेस इट इज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ that the proof of that fact means this particular fact shall lie on a particular person। अगर किसी लॉ ने कह दिया कि इस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने की ड्यूटी तो पर्टिकुलर पर्सन की होगी, तो फिर ड्यूटी पर्टिकुलर पर्सन की ही होगी, फिर ये सेक्शन 106 एप्लीकेबल नहीं। और अगर कहीं भी लॉ ने ऐसा नहीं कहा है, देन सेक्शन 106 एप्लीकेबल होगी और उस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने की ड्यूटी, फिर विशेष तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति के ऊपर होगा जो कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इसके अस्तित्व का विश्वास कर लीजिए। इट मींस वो अफर्म्स कर रहा है, ही अफर्म्स ए पर्टिकुलर फैक्ट। तो सेक्शन 104 में भी यही कहा गया था। हालांकि 104 में पूरे के पूरे केस को प्रूव करने की बात हो रही है, वहां बर्डन ऑफ प्रूफ है, यहां ऑनस। बट बेसिक कॉन्सेप्ट कि जो व्यक्ति अफर्म करेगा उसी के ऊपर बर्डन होगा कि वो प्रूव करे। तो यहां किसी पर्टिकुलर फैक्ट को अगर कोई व्यक्ति असर्ट करता है तो उसी के ऊपर बर्डन होगा कि वो प्रूव करे। इसके लिए इलस्ट्रेशन देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन कहता है ए प्रोसिक्यूट्स बी। यहां ए ने केस डाला है बी के ऊपर, किस बात का? फॉर थेफ्ट, कि बी ने चोरी की है। एंड विशेष, देखिए वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। जब आप 104 पढ़ते हैं तो डिजायर्स,
जब आप 106 पढ़ेंगे तो विशेष, तो अगर जहां डिजायर लिखा है तो आपको आंसर में डिजायर लिखना है, जहां विशेष लिखा है तो आपको आंसर में विशेष लिखना है। तो एग्जाम्पल में भी विशेष आया, इलस्ट्रेशन में भी विशेष आया। A prosecutes B for theft and wishes the court to believe, देखिए एग्जैक्ट वर्ड लिखिए वहां से उठाकर, the court to believe that B admitted the theft to C. B ने एडमिट किया है C से कि उसने ऐसी चोरी की है, ऐसे एडमिशन के एग्जिस्टेंस को कोर्ट बिलीव कर ले, इन्हें ऐसी कोर्ट के सामने रखी। तो अब इस एडमिशन को प्रूव करने की ड्यूटी, इस एडमिशन के लिए एविडेंस लाने की ड्यूटी किसकी होगी? वो ये कहता है ए पर होगी, बिकॉज ए दिस इज द कोर्ट। कि ए कहता है कि आप बिलीव कर लीजिए कि सी से एडमिशन किया है कि मैंने चोरी की है। इट मींस सी से बी ने कन्फेशन किया है, उस कन्फेशन को प्रूव करना चाहता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को प्रूव करना चाहता है ए, तो ए की ही ड्यूटी होगी कि वो एविडेंस लाए और वो प्रूव करे कि हाँ सी को कन्फेस किया था बी ने कि मैंने ही चोरी की। अब आप ध्यान देना कि सेक्शन 104 बर्डन ऑफ प्रूफ की बात नहीं कर रही है, पूरे के पूरे केस को प्रूव करने की बात नहीं कर रही, चोरी के इंग्रेडिएंट प्रूव करने की स्टिल ड्यूटी प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। यहां पर एग्जांपल भी कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन को बाउंड कर रहा है, बट उससे अलग ड्यूटी है, 104 वाली ड्यूटी नहीं है, ये ऑनस है। बर्डन तो सारे के सारे केस को प्रूव करने का अभी भी प्रोसिक्यूशन पर ही होगा, चाहे आप इसे सिविल मामलों में ले लो। ये जो केस है ये दोनों मामलों में फॉल करेगा, सिविल में भी और क्रिमिनल में भी। आगे देखिए, अब ए को प्रूव करना पड़ेगा, ए मस्ट प्रूव द एडमिशन। देखिए यहां पर कहा क्या है, बी ने सी को जाकर क्या एडमिशन किया है कि मैंने चोरी कर ली, तो ये तो कन्फेशन हो गया। तो यहां इन्होंने कन्फेशन वर्ड क्यों यूज नहीं किया? जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी या मोस्टली सभी लोग जानते हैं कि कन्फेशन भी एक तरीके से एडमिशन का ही पार्ट होता है। अगर गिल्ट को एडमिट किया तो दिस एडमिशन ऑफ गिल्ट इज कॉल्ड कन्फेशन। तो उन्होंने डायरेक्ट कन्फेशन ना लिख के उन्होंने लिखा है कि बी ने जो एडमिट किया था थेफ्ट को सी से, तो उस एडमिशन को प्रूव करने की ड्यूटी भी ए की ही होगी। अब उल्टा ले लीजिए कि ए ने प्रूव कर दिया या ए ने प्रूव नहीं किया, छोड़ दीजिए। अब बी ये चाहता है कि जिस समय पर, जिस प्लेस पर चोरी का हुआ जाना मेरे द्वारा बताया जा रहा है, उस स्थान पर, उस प्लेस पर मैं था ही नहीं और मैं हो भी नहीं सकता था उस टाइम पर और उस प्लेस पर, बिकॉज मैं तो कहीं दूसरी जगह था इसी टाइम पर। तो एक टाइम पर मैं दो जगह नहीं हो सकता, या तो मैं वहां पर हूं कलकत्ता में या फिर मैं दिल्ली में हूं, एक ही टाइम। तो अब बी क्या कह रहा है? बी देखिए, बी कहता है, बी विशेष, अगेन बी विशेष द कोर्ट टू बिलीव, एग्जैक्ट वर्ड वही आ गए, that at the time in question, जिस समय पर चोरी हुई, at the time in question he was elsewhere। he was elsewhere का मतलब एलिबी। ये कौन सी प्ली ले रहा है? ये एलिबी की प्ली ले रहा है, मैं तो कहीं और था उस समय पर। तो जैसे ही बी विश करता है कोर्ट से कि आप बिलीव कर लीजिए कि मैं एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन मैं तो कहीं और था, इस बात को आप बिलीव कर लीजिए, तो इस बात को प्रूव करने की ड्यूटी भी बी की ही होगी। ये कहता है सेक्शन 106, he must prove it, he means B must prove it। तो यहां पर पर्टिकुलर फैक्ट क्या है? अब आपको, जब आपने इलस्ट्रेशन पढ़ा तो आपने मान लिया कि वो जो कन्फेशन किया वो पर्टिकुलर फैक्ट हो गया, जो प्ली एलिबी की बात कर रहा है वो पर्टिकुलर फैक्ट हो गया। बट आप इन जनरल इस पर्टिकुलर फैक्ट को समझेंगे कैसे? इलस्ट्रेशन से तो आप समझ गए। तो पर्टिकुलर फैक्ट का मतलब ये है दोस्तों कि इस पूरे केस को छोड़ दो, उससे अलग अगर कोई व्यक्ति किसी एक फैक्ट, पर्टिकुलर का मतलब एक विशेष फैक्ट को अफर्म करता है, डिनाई नहीं, अफर्म कर रहा है, तो यहां पर उस पर्टिकुलर फैक्ट की बात है। अब वो पर्टिकुलर फैक्ट कुछ भी हो सकता है, नॉट ओनली एडमिशन, ये तो इलस्ट्रेशन है, नॉट ओनली एलबी, वो कुछ भी हो सकता है। बट ध्यान रखने वाली बात कि एक फैक्ट होगा, पर्टिकुलर फैक्ट कहीं लिखे मिलेगा, और कोई पार्टी विश करती है कोर्ट से कि आप इसको बिलीव कर दो, तो आपको सेक्शन 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हिट करना चाहिए। अब मैं बात करता हूं आपको दोस्तों 109 भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहती है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको जरूर समझ लेना चाहिए। देखिए ये है 109 भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
ठीक है, व्हेन एनी फैक्ट, यहां पर लिखा है एनी फैक्ट, नॉट पर्टिकुलर फैक्ट, बट ये फैक्ट है कैसा? व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन। ये है क्रक्स जो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको हर सेक्शन में ये देखना है कि कौन से फैक्ट को प्रूव करने की बात हो रही है। तो यहां पर एक ऐसा फैक्ट है, वो फैक्ट कुछ भी हो सकता है, वो एक ऐसा फैक्ट है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्सन की स्पेशल नॉलेज है। वो फैक्ट केवल और केवल उसी व्यक्ति की ज्ञान में हो सकता है। अब कैसे पहचानेंगे कि आप ये पर्टिकुलर फैक्ट कौन सा है? किस विशेष तथ्य की बात हो रही है, विशेष ज्ञात तथ्य की बात हो रही है? तो देखिए, बेसिक बात आप ये समझ लीजिए कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो ड्यूटी है या प्लेंटिफ के ऊपर जो ड्यूटी है, ध्यान देना, दोनों सेक्शन, दोनों मैटर्स में एप्लीकेबल होती है सेक्शन 109, सिविल में भी और क्रिमिनल में। सपोज क्रिमिनल केसेस में ले लीजिए कि बर्डन अपने पूरे के पूरे केस को प्रूव करने की ड्यूटी प्रोसिक्यूशन की है। त्रिमुख वाले मामले में ले लीजिए, जो अभी एग्जांपल हमने पीछे डिस्कस किया, उसमें हर एक इंग्रेडिएंट को प्रूव करना ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है। लेकिन इतना प्रूव करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को, अगर इस सेक्शन को एप्लीकेबल बनाना है तो इतना प्रूव जरूर करना पड़ेगा कि जब डेथ हुई रेवता की, उससे डेथ के कुछ समय पहले केवल और केवल इसका हस्बैंड त्रिमुख ही इसके साथ था। अब उस लास्ट सीन और डेथ के बीच में क्या हुआ, ये नॉलेज केवल और केवल इन सर्कमस्टांसेस में त्रिमुख की ही है। वो नॉलेज किसी और के पास नहीं हो सकती। तो जो नॉलेज किसी और के पास नहीं हो सकती, दैट नॉलेज इज कॉल्ड स्पेशल नॉलेज ऑफ एनी पर्सन। जब झोपड़ी में आग लगी और वो व्यक्ति बाहर निकल कर आया तो झोपड़ी के अंदर 3 व्यक्ति थे। तो अब इस वाइफ का गला कैसे दबाया गया और किसने दबाया, ये स्पेशल नॉलेज किसकी हो सकती है? मरने वाला तो मर गया, उसकी नॉलेज तो हो नहीं सकती। वहां से केवल एक ही आदमी बाहर निकल कर आया है। तो अब केवल और केवल उस घर के अंदर 3 लोग हैं, तो वही बता सकते हैं, 3 में से जो जिंदा बच गया वो बताएगा कि इसका गला कैसे दबाया गया है और किसने दबाया। तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं वहां। तो अब ये स्पेशल नॉलेज उस हस्बैंड की ही है और केवल वही बता सकता है कि इसका गला कैसे दबा। और अगर उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तिरखा वाले मामले में भी जब एक्सप्लेनेशन की बारी आती है, सेक्शन 313 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 351 बीएनएसएस, प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद एक्यूज को मौका दिया जाता है कि आपके ऊपर ये जो एविडेंसेस के थ्रू आरोप लगाया गया, क्या इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो करिए। देखिए, प्रैक्टिस में बहुत सारे एडवोकेट्स केवल और केवल ये कह देते हैं कि नहीं, जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया मैं इसको डिनाई करता हूं। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्या नहीं बोलना है ये आपको आना चाहिए, लेकिन इस चक्कर में आप भैया ऐसा भी मत करिए कि कोई एलिगेशन को अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फिर भी आप केवल इतना बोलते हैं कि नहीं ये एलिगेशन गलत है। तो मेरा मानना है कि आप उस एलिगेशन को एक्सप्लेन करिए, क्योंकि जब मैंने प्रूव्ड की डेफिनेशन पढ़ाई थी, एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जरूर देखिए। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि वहां पर जो वर्ड लिखे हुए हैं कि कोर्ट कब बिलीव करेगी, किस बात को देखकर बिलीव करेगी, क्या केवल और केवल एविडेंस को देखकर बिलीव करेगी? नहीं, वर्ड्स यूज हुए हैं एनी मैटर बिफोर इट, आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, मैटर वर्ड यूज हुआ है। इस मैटर में एक्यूज का एक्सप्लेनेशन भी शामिल। इट मींस उसको मौका जो दिया जा रहा है ऑडी अल्टम पार्टम, कि आप एक्सप्लेन करिए कि आप जिन हालात में बता रहे हैं वो किस तरीके से पॉसिबल है। अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो एक्सप्लेन करिए, अनएक्सप्लेन्ड मत छोड़िए। अगर आपको लगता है कि मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, देन आप उसको डिनाई कर दीजिए, ठीक है। बट कोर्ट बिलीव जब करेगी जब आपके एक्सप्लेनेशन को देख लेगी, उधर से प्रूव हो गया कि ठीक है आप ही थे। देखिए, तिरखा वाले मामले को मैंने पूरा जब पढ़ा है माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, तो उसमें यह दिखाया गया कि बॉडी तिरखा के घर पे थी लास्ट टाइम, जब वो उसके घर वाले आए, रेवता के घर वाले लीवार के साथ लगी हुई। लेकिन कहीं भी पूरे केस में यह डिस्कस नहीं हुआ कि इस रेवता की डेथ हुई कहां है।
अगर इस रेवता की डेथ घर के अंदर हुई है, प्लेस ऑफ डेथ बताना पड़ेगा कि कहां पर डेथ हुई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये मर्डर के केस का। क्यों? क्योंकि जहां पर डेथ हुई है, अगर वहां पर इसने तिरखा ने अपनी वाइफ का गला दबाया है तो वहां पर कुछ इफेक्ट होंगे सेक्शन 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, वहां कुछ इफेक्ट होंगे और उन इफेक्ट को कलेक्ट किया जाएगा एज एन एविडेंस। देन कहा जा सकता है और उन एविडेंसेस को कनेक्ट किया जाएगा तिरखा के साथ और कहा जाएगा कि जिस पॉइंट पर, जिस प्लेस पर डेथ हुई है देवता की, वहां पर तिरखा मौजूद था। अगला क्वेश्चन आता है कि किस टाइम पर डेथ हुई है, क्योंकि एक्यूज की प्रेजेंस उस टाइम पर उस प्लेस पर दिखानी होगी। अगर प्रोसिक्यूशन ने यह प्रूव कर दिया कि जिस प्लेस पर डेथ हुई है उस प्लेस पर तिरखा मौजूद था और जिस टाइम पर डेथ बताई जा रही है उस टाइम के आसपास तिरखा मौजूद था उस प्लेस पर, तो अब इसकी डेथ कैसे हुई है, गला कैसे दबा दिया गया, ये स्पेशल नॉलेज केवल और केवल तिरखा की हो सकती है। अब इस बात को प्रूव करने की ड्यूटी कि इसका गला कैसे दबाया गया प्रोसिक्यूशन के ऊपर नहीं है, अब तिरखा के ऊपर है, क्योंकि ये स्पेशल नॉलेज है उस तिरखा की। और स्पेशल नॉलेज का मतलब एक्सक्लूसिव नॉलेज, एक्सक्लूसिव नॉलेज का मतलब किसी और के पास नहीं हो सकती। अगर घर के अंदर, झोपड़ी के अंदर ही गला दबाया गया है और झोपड़ी के अंदर केवल 3 लोग हैं जिसमें से 2 मर गए, एक बच गया, तो बचने वाले व्यक्ति की स्पेशल नॉलेज है वो बताए कि इनका गला कैसे दबाया गया। सिमिलर तीसरे एग्जांपल में जब रूम के अंदर हस्बैंड वाइफ सोए हुए हैं और हस्बैंड कहता है कि इसने केरोसिन ऑयल अपने ऊपर डालकर और आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया है, बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि नहीं, गला दबाया गया है, डेथ गला दबाने से हुई है। अब घर के अंदर केवल आप 2 लोग हो, एक का गला दब गया है, तीसरा कोई है नहीं, तो प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी नहीं है कि वो प्रूव करे कि गला तिरखा नहीं दबाया है ना। अब तिरखा की ड्यूटी है कि वो प्रूव करे कि गला कैसे दबाया गया है इसका, या वो प्रूव कर दे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी है। कब कब मौका मिलेगा अक्यूज को? 313 एक्सप्लेनेशन फर्स्ट टाइम मौका मिलता है। 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 356 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, डिफेंस एविडेंस लाकर 2 जगह पर मौका मिलता है उसको। और अगर दोनों जगह पर आपने अपनी अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं किया तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर जो था विशेष नॉलेज का, ये डिस्चार्ज नहीं हुआ आपके पार्ट पर। एंड देन कोर्ट विल इन्फर फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस दैट यू आर द ओनली पर्सन हु कमिटेड मर्डर ऑफ हिज वाइफ। इसलिए जब मौका लगे एक्सप्लेन करने का तो एक्यूज को एक्सप्लेन करना चाहिए और पुलिस को, प्रोसिक्यूशन को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ये ना छोड़ दें कि ये स्पेशल नॉलेज एक्यूज की है तो एक्यूज डिस्प्रूव करे कि उसने गला नहीं दबाया। अगर पुलिस एविडेंस ला सकती है तो लाए, कोशिश करें, तभी जस्टिस हो पाएगा। क्योंकि एक बार पुलिस ने चार्जशीट रख दी और अगर एक्यूज ने अपने वर्डन को डिस्चार्ज कर दिया तो अब पुलिस एविडेंस नहीं लाएगी ना, दोबारा से प्रोसिक्यूशन एविडेंस नहीं लाएगी, जो एविडेंसेस हैं उन्हीं को पढ़ा जाए। तो देख लीजिए, ये कहता है कि जब बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा ऐसे मामले में, जो स्पेशल नॉलेज वाला मामला है, प्रूविंग द फैक्ट इज अपॉन हिम। हिम कौन है? वो पर्सन जिसकी स्पेशल नॉलेज है किसी फैक्ट के बारे में। तो पर्टिकुलर फैक्ट सेक्शन इन सेक्शन 106 एंड स्पेशल नॉलेज ऑफ एनी फैक्ट, दोनों डिफरेंट है। वहां जो पर्टिकुलर फैक्ट है वो ऐसा फैक्ट नहीं है कि केवल और केवल किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की जानकारी में, नो, उसके लिए एविडेंस आ सकती थी, लेकिन इसके लिए एविडेंस नहीं आ सकती क्योंकि एक पर्टिकुलर व्यक्ति की ही जानकारी में है, तो बर्डन भी उसी के ऊपर होगा कि वो इसको प्रूव करे। इलस्ट्रेशन देख लीजिए, 2 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं सेक्शन 109 के लिए। व्हेन अ पर्सन डज एन एक्ट, एक एक्ट किया है किसी व्यक्ति ने विद सम इंटेंशन, एक पर्टिकुलर किसी नियत से कोई एक्ट किया। अब मान लीजिए अगर मैं एक बड़ा चर्चित एग्जांपल आजकल चल रहा है, फैजल खान, जिनको आप खान सर के नाम से जानते हैं, और अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप जी ने फैजल खान जी के अगेंस्ट डिफामेशन केस डाला है हाई कोर्ट। अब आप सब लोगों ने सुना है कि फैजल खान जी ने क्या बोला अंजना ओम कश्यप के लिए, अंजना ओम कश्यप जी ने क्या बोला फैजल खान जी के लिए, सब लोगों ने सुना है। और सुनने के बाद
आप सब लोग ये अंदाजा भी लगा पा रहे होंगे कि उन्होंने ये जो वर्ड्स बोले हैं किस इंटेंशन से बोले हैं। जो सबको दिख रहा है वो एक इंटेंशन अलग है, लेकिन हो सकता है कि बोलने वाला व्यक्ति ने वो उस इंटेंशन से ना बोला हो। बहुत सारे पॉलिटिशियंस को आपने सुना होगा, जब उनकी बात कोई पकड़ ली जाती है तो वो ये कहते हैं अपने बचाव में आकर कि नहीं नहीं, मैंने इस इंटेंशन से नहीं बोला है इसको। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो दिखाई दे रहा है कि इस इंटेंशन से बोला जा रहा है, उस इंटेंशन से हटकर किसी और इंटेंशन से मैंने कुछ बोला है। तो मुझे आप बताइए कि वो इंटेंशन जो वो कहना चाहते हैं कि मैंने किसी और इंटेंशन से बोला है, तो वो इंटेंशन किसकी नॉलेज में है? वो उसी व्यक्ति की नॉलेज में है जो व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं, ये वर्ड्स मैंने किसी और इंटेंशन से बोले। तो यहां फैजल खान जी अगर ये कहना चाहते हैं कि नहीं, मैंने कुछ अलग इंटेंशन से बोले हैं ये वर्ड्स, अंजना ओम कश्यप की बेटी का नाम नहीं, उसके स्कूल का मैंने जिक्र किया, मेरी इंटेंशन कुछ अलग थी, तो वो इंटेंशन किसके पास है? वो इंटेंशन केवल उन्हीं के पास है। अंजना ओम कश्यप जी ने अगर 2 कौड़ी का टीचर बोला यूट्यूबर्स को, तो 2 कौड़ी के टीचर से तो ऐसा लग रहा है कि भैया वो बेइज्जती करने की इंटेंशन से बोल रही है। लेकिन अगर वो कहना चाहती है कि नहीं, मैंने ये जो वर्ड्स बोले हैं किसी और इंटेंशन के साथ बोले, तो फिर वो और इंटेंशन किसकी नॉलेज में है? केवल और केवल अंजना ओम कश्यप जी की नॉलेज में है। तो उस इंटेंशन को जो केवल और केवल उनकी नॉलेज में है, उसे अगर प्रूव करना हो तो बर्डन किसके ऊपर होगा उसको प्रूव करने का? यही इलस्ट्रेशन है। वो कहता है अ पर्सन डज एन एक्ट विद सम इंटेंशन अदर देन दैट व्हिच द कैरेक्टर एंड सर्कमस्टांसेस टू द एक्ट सजेस्ट। जैसा कि अभी हमने इस एग्जांपल में लिया, वो कहते हैं कैरेक्टर और सर्कमस्टांसेस जैसा सजेस्ट कर रहे हैं, जैसा अनुमान इंगित करने के लिए कैरेक्टर और बोले गए वर्ड्स और सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं कि ये तो काम इस इंटेंशन से किया गया है, वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, कुछ और इंटेंशन से किया गया है, सम इंटेंशन अदर देन द इंटेंशन सजेस्टेड। तो अब ऐसी इंटेंशन को प्रूव करने का बर्डन भी उसी पर्सन के ऊपर होगा जो ये कहता है कि मैंने कुछ अलग इंटेंशन से एक्ट किया है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट इंटेंशन इज अपॉन हिम। अब हिम ये है, ये वाला व्यक्ति जिसने कोई एक्ट किया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इन केसेस में डिफामेशन का है, ये केस है, वो केस है, किसके ऊपर बर्डन होगा प्रूव करने का? क्योंकि देखिए, आप ये समझ गए कि कौन सा फैक्ट कोर्ट में जाएगा, वो रिलेवेंट फैक्ट है, फैक्ट इशू, और उसको लेकर कैसे जाया जाएगा? एविडेंस के थ्रू लेकर जाया जाएगा। एविडेंस कौन सी जा सकती है? जो एडमिसिबल हो। ओरल एविडेंस की बात करें तो डायरेक्ट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करें तो प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस होनी चाहिए। अब तीसरी बात ये आती है कि ये तो डिसाइड हो गया कि ये फैक्ट जाएगा कोर्ट में, इस तरीके से जाएगा, बट क्वेश्चन ये है कि कौन लेकर जाएगा? एक पार्टी कहेगी नहीं, मैं क्यों लेकर जाऊं, उसको बोलो वो लेकर आएगा। वो कहेगा नहीं, मैं क्यों लेकर जाऊं, पहली वाली पार्टी को बोलो कि वो लेकर आएगा। अब इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए मिस्टर स्टीफन, हमारे लॉ फ्रेमर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उन्होंने ये चैप्टर ही डाल दिया पूरा, चैप्टर नंबर 7, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर। तो बेसिक तो कह दिया 104 में कि पूरा केस अगर प्रूव करना है तो जो लेकर आया है वो प्रूव करेगा। अगर फैक्ट ऐसा है कि वो केवल किसी एक पर्सन की नॉलेज में ही हो सकता है, किसी और की नॉलेज में नहीं होगा, तो उस फैक्ट को अगर प्रूव करना चाहता है कोई व्यक्ति तो फिर वही करेगा जिसकी नॉलेज में। तो यहां पर अगर कुछ अलग इंटेंशन आप प्रूव करना चाहते हो तो वही व्यक्ति के ऊपर बर्डन होगा जो ये कह रहा है कि मैंने तो अलग इंटेंशन से कुछ बोला है। इलस्ट्रेशन नंबर ए। इलस्ट्रेशन बी देखिए 109 का। A is charged with traveling on a railway without a ticket. A के ऊपर एक चार्ज लगाया गया, इनको ट्रेन में विदाउट टिकट सफर करते हुए पकड़ लिया गया। अब आज की डेट में अभी जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो कंडक्ट है इस पर्सन का, उसे देख के कैसा सजेशन मिलता है भैया कि ये व्यक्ति बिना टिकट यात्रा कर रहा है रेल में, तो इसके ऊपर तो चार्ज लगेगा। लेकिन ये व्यक्ति कहता है कि मैंने तो टिकट खरीदा था। ये व्यक्ति कहता है मैंने तो टिकट खरीदा था। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट इज ऑन हिम। उसके पास टिकट था, ये अभी गिर गया है, पहले ये टिकट उसने खरीदा था। इस बात को प्रूव करने की ड्यूटी किसकी होगी? ये उसी व्यक्ति की होगी जो ये कह रहा है कि मैंने तो टिकट खरीदा था। क्यों? क्या ये स्पेशल नॉलेज है उस व्यक्ति की? यस। भाई, जो टिकट चेकर है उसको कैसे पता चलेगा कि आपने टिकट खरीदा था या नहीं खरीदा था?
ये तो आपकी स्पेशल नॉलेज है, उस व्यक्ति की स्पेशल नॉलेज है, वो बताए, वो प्रूव करे कि हाँ टिकट मैंने खरीदा था। आप बस इतना प्रूव कर दीजिए आपने टिकट खरीदा था, वो गिर गया है कोई बात नहीं, आपको छोड़ दिया जाएगा, खो गया है कोई बात नहीं, मिल नहीं रहा है अभी आपके लगेज में कहीं छिप गया कोई बात नहीं, बट आप ये तो प्रूव करिए कि आपने टिकट खरीदा था, आपने पेमेंट करी है अपनी ट्रैवलिंग के लिए। तो इस बात को प्रूव करने की ड्यूटी ए के ऊपर ही होगी जब वो ये कहता है कि मैंने टिकट खरीदा था बट पकड़ा गया है विदाउट टिकट। सर्कमस्टांसेस देखिए, तो तिरखा वाले मामले में झोपड़ी में जला, ऊपर से निकल कर आया, घर के अंदर हस्बैंड वाइफ थे और वाइफ को कहा जा रहा है कि उसने तेल लगाकर सुसाइड कर लिया। तीनों में ही सर्कमस्टांसेस आप देख लीजिए, इन तीनों के अलावा वहां कोई और व्यक्ति नहीं है। तो अब हस्बैंड की ही ड्यूटी है, उसी की स्पेशल नॉलेज मानी जाएगी कि गला कैसे दबाया गया, या तो वो एक्सप्लेन कर दे कि ये डेथ कैसे हुई, किन सर्कमस्टांसेस में डेथ हो गई, किस सर्कमस्टांसेस में गला दब गया, या तो वो जो झोपड़ी में ऐसे निकल कर आया वो ये कह दे कि मैं इसको जब खींच, मुझे दिखा कि दूर आग लगी है, अभी तक धुआं नहीं हुआ था क्योंकि धुआं नहीं मिला है उसके अंदर, ये भी साथ में ध्यान रखना पड़ेगा उसको कि धुआं क्यों नहीं गया अंदर। उसने देखा कि झोपड़ी में आग लग गई मेन गेट पे, तो उधर से तो नहीं जा सकते। अब हस्बैंड कहता है कि मैं इसको लेकर साथ में ऊपर जा रहा था चढ़ के, झोपड़ी के इधर से निकल जाऊं, ये मेरे हाथ से छूट गए, और छूटने के बाद इसका गला जाकर लग गया किसी वस्तु पर जिससे इसका गला दब गया और इसकी डेथ हो गई। अब कुछ एक्सप्लेनेशन तो दोगे, देन कोर्ट बिलीव करे या डिसबिलीव करे, नेक्स्ट बात है, लेकिन आपने तो एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं। बर्डन ऑफ प्रूफ, अब प्रूफ का मतलब एग्जैक्ट एविडेंस देना नहीं है, किस स्टैंडर्ड का एविडेंस देना है एक्यूज को। एक्यूज को तो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला देना है, आपको तो थोड़ा शक डाल देना है कि हाँ ऐसा भी हुआ होगा। आप दिखाइए कि आपके कपड़े फटे हुए हैं, आपने कोशिश करी थी, आपके हाथों को भी खरोंच लगी हुई है, आप ले जा रहे थे ऊपर, आपने कोशिश की उसको ले जाने की बट वो गिर गई। कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा। अगर आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, हस्बैंड ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, और सर्कमस्टांसेस ये कहते हैं कि इस फैक्ट की नॉलेज तो केवल और केवल हस्बैंड की नॉलेज में थी, स्पेशल नॉलेज है उसकी, तो उसी को प्रूव करना पड़ेगा, ये कहता है सेक्शन 109। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सेक्शन 106 एंड सेक्शन 109 दोनों सेक्शंस आपको अच्छे से समझ आ गई। तो जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे, प्रैक्टिस में आप यूज करेंगे, तो आप इन दोनों का ध्यान रखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है, एक्स्ट्रा जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं तो वो भी करिए, और शेयर कर सकते हैं वीडियो को तो भी करिए। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 107, 108 एंड 110 के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।